नमस्कार। नारी शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। साथियों, आज आप और हम भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब भारत के संविधान की परिकल्पना की थी तो उन्होंने समाज के तमाम तबकों को ध्यान में रखा था। उसमें महिलाएं भी उनके विमर्श का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा थीं। उन्होंने महिलाओं में शिक्षा की संस्कृति, आज़ादी की संस्कृति, आत्मनिर्भरता की संस्कृति को स्थापित किया। और आज देखिए, हमारे देश की महिलाएं देश विदेश में जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रही हैं। आज नारी शक्ति कार्यक्रम में हम भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर बातचीत करेंगे। आज बातचीत में, इस परिचर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुश्री संघमित्रा गजभिये, रिटायर्ड DSP और वर्तमान में बुद्धिस्ट महिला जागृति मंच की अध्यक्षा, सुश्री सुरेखा कामले, बैठक दी आर्ट हाउस की संस्थापिका और एक प्रतिष्ठित ध्रुपद गायिका, श्री रवीश कुमार, बहुरी अकेला कला केंद्र के संस्थापक सदस्य और एक सामाजिक विचारक, और सुश्री सुधा कुमार, एक सामाजिक विचारक। आप सभी का इस स्टूडियो में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम इस परिचर्चा में आगे बढ़ें उसके पहले ज़रूरी है कि हम भारत के संविधान के एक बेहद ज़रूरी हिस्से पर गौर करें, वो है संविधान की प्रस्तावना। आज वो प्रस्तावना हमारे बीच पेश करेंगी सुधा जी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुधा जी। और चलिए हम इस परिचर्चा की विधिवत शुरुआत करते हैं। संघमित्रा जी, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से साझा किया, कि आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को किस तरीके से पेश किया गया है। तो ये अधिकार किस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे संविधान में? सर्वप्रथम मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करती हूँ और देशवासियों को मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। संविधान लागू होने के पश्चात जो हमको महिलाओं को अधिकार मिले हैं, संविधान लागू होने के पूर्व महिलाओं की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। महिलाओं को पुनर्विवाह की आज़ादी नहीं थी, बिल्कुल। संपत्ति में अधिकार नहीं था, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाल विवाह होता था। संविधान के बाद बाल विवाह प्रथा को बंद कर दिया गया है, शिक्षा का अधिकार मिला है, माता पिता के संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है, शिक्षा में बराबरी का अधिकार मिला है, घर में भी जो पहले हमें अधिकार नहीं था, आज हम घर में भी हमें अधिकार मिला है कि हम पुरुषों के बराबर किसी भी निर्णय में हम
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल और आज मेन हमें जो अधिकार मिला है वो शिक्षा का। बिल्कुल शिक्षा का अधिकार मिलने से हमारी महिला सशक्त हो गई है, क्योंकि हर जगह वो अपना प्रतिनिधित्व दे रही। शिक्षा के कारण एक मजबूती आ गई है, महिलाएं सशक्त बन गई है। बिल्कुल आज शिक्षा के कारण उन्हें जो ज्ञान मिला है, अपने अधिकार की जानकारी मिली है, उसके कारण महिला बहुत सशक्त हुई है। बिल्कुल और आज महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिला के कार्य कर रही है, नौकरी कर रही है, हर जगह अपना प्रतिनिधित्व दे रही है। आज इसी संविधान की वजह से भारत की राष्ट्रपति एक महिला बनी है। बिल्कुल बहुत ये संविधान की देन है, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं पुनः कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मैं भी एक डीएसपी से रिटायर हुई हूँ। जी। ये मेरे भारत के संविधान की वजह से मैं डीएसपी बनी हूँ। उनके संविधान की वजह से मैंने शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं बाहर निकली। नहीं तो घर से बाहर भी महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर भी निकलने का अधिकार नहीं बिल्कुल था। नहीं था। लेकिन आज हमारी महिलाएं घर से बाहर निकल रही है, आज़ादी से घूम रही है, हर जगह अपने विचार व्यक्त कर रही है। उन्हें आज़ादी है, अब बंदिश नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं संविधान को पढ़े, और जो संविधान में हमारे महिलाओं को अधिकार दिए हैं उसकी जानकारी रखे, और वो अधिकार अपने प्राप्त करे। और उसके साथ, अधिकार के साथ, अगर हमारे साथ कोई अधिकार में अन्याय होता है तो वो अधिकार हम आवाज उठाए बिल्कुल। और वो अधिकार हम छीन के ले। बिल्कुल ये हमारे महिलाओं को मैसेज है कि सभी महिला अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो। किसी भी महिलाओं को अगर घर में या कहीं भी उनके साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है तो इसके लिए संविधान में बहुत प्रावधान दिए हैं। बिल्कुल, आपने जो ये चीज़ कही संघमित्रा जी कि ये अधिकार तो हमें मिले, पर एक चाह, जो आपने कहा महिलाओं में एक चाह आई, और जैसा कि आपने कहा कि हमारे जितनी साथी महिलाएं हैं उनको एक जानकारी के लिए भी एक उनके सब रहना चाहिए अधिकारों का। जैसा कि हम बात करते हैं संविधान की, तो रवीश जी की हमारे पास ये जो सारी जितनी चीज़ें हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सामाजिक उत्थान की ये जो प्रक्रिया है, ये चली आ रही थी। लेकिन संविधान की स्थापना के बाद क्या बदलाव आए, क्या अंतर आए, जो लगातार संशोधन होते गए हैं, क्या थे? तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही संविधान बना, तो संविधान बनने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे जो विकसित देश थे उनमें भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं थे। तो सबसे पहला वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान ने महिलाओं को इधर दिया, मताधिकार सबसे पहला। और जैसे ही मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया तो सारे अधिकार महिलाओं के हक में आ गए हैं। जब आप वोटर होते हैं तो सरकारें भी आपके पक्ष में नीतियां बनाती हैं। अगर आप वोटर नहीं होंगे तो सरकार आपको उस तरीके से नहीं देखती है। और आपने बोला कि मतलब उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आए, जैसे ही मतलब महिलाओं को अधिकार दिए गए। संविधान बनने के पहले बहुत सारी काम हो रहे थे, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, सती प्रथा के लिए, जैसे उन्होंने प्रथा के लिए काफी काम कर रहे थे। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने भी बहुत सारे काम किए। मगर संविधान जब बना और जब महिलाओं के प्रति जो भी अत्याचार हो रहे थे उनको दंड संहिता में रखा गया, और कानून में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के प्रति कोई भी अगर क्रिमिनल ऑफेंस करता है, जुर्म करता है, तो उसको संविधान के में दंड का प्रावधान जब से रखा गया, तो जैसे आप देखेंगे कि बाल विवाह के लिए दंड का प्रावधान रखा गया, तो बाल विवाह समाप्त हो गया। आप देखेंगे कि सती प्रथा के लिए जैसे ही सती प्रथा के लिए दंड का प्रावधान रखा तो वो भी समाप्त हुई। इस तरीके से इसी के साथ हम जैसे काम की जगह पर अगर जैसे कुछ भी उत्पीड़न है तो उसको भी किस तरीके से एक उसमें अंगीकृत किया गया, तो बहुत ज़रूरी है। हम जैसे कि लीगल फ्रंट पे, सामाजिक फ्रंट पे बात कर रहे हैं। सुरेखा जी, आप हमारे साथ हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो सामाजिक चेतना और कला का एक बहुत ही अच्छा संगम है। तो अभी तक जैसे हम तमाम सामाजिक चेतना पर बात करते आ रहे हैं, कला जगत में भी महिलाओं को संविधान के चलते, संवैधानिक मूल्यों के चलते एक बहुत खास जगह मिली है जो शायद पहले संभव नहीं थी। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? किस तरीके से वो एक यात्रा आगे बढ़ी महिलाओं को लेकर? तो सबसे पहले तो मैं कल आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे मैं संघमित्रा जी और रवीश जी को सुन रही थी कि इन्होंने जो बात कही है, मतलब
पूरा एक निचोड़ संविधान का इन्होंने महिलाओं के प्रति बता दिया गया है। जैसे मैं एक कलाकार हूँ तो मुझे भी लगता था कि बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को बहुत अडॉप्ट किया और बुद्धिज़्म को उन्होंने बोला कि ये एक इतना अच्छा धर्म है कि एक मानवता का धर्म है। तो मुझे बहुत, जब मैं पूना गई थी तो मैं उनके स्मारक में मैंने उनको वायलिन देखा था, वो बहुत सुंदर वायलिन बजाते थे, तो मैं बहुत उनसे इस चीज़ को प्रेरित हुई थी। तो फिर मैंने उस स्मारक में पूछा कि बाबा साहब इस पे क्या बजाया करते थे, तो उन्होंने कहा कि इस पे क्लासिकल बजाया करते थे और साथ में वो एक ओम मणि पद्मे हूँ मंत्र चैंटिंग भी किया करते थे। तो मुझे बहुत ही उस चीज़ से प्रेरणा मिली। और मौली जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ध्रुपद गायिका हूँ, साथ में मैं बुद्धिज़्म को, क्योंकि बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को बहुत बढ़ावा दिया और बहुत मतलब एक उन्होंने जिस तरह से बुद्धिज़्म को समाज में जिस तरह से बुद्धिज़्म समझाया कि धर्म नहीं है, ये मानवता का धर्म है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना संगीत के क्षेत्र में बुद्धिज़्म को मैं अपनाऊं। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि मैं ध्रुपद गायकी में बुद्धिज़्म गा रही हूँ और मैं भी एक प्रयास कर रही हूँ कि अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन, जो संविधान बना था उसमें महिलाओं को इतने सारे अधिकार दिए गए और उन्होंने इतना सोचा महिलाओं के लिए कि शायद हम सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति इतने हाई लेवल पे जाके और उस महिला नजरिए से सोच सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सही, जैसा आपने कहा कि जो एक मानवीयता के साथ सोच सकता है वही एक जो हम बोल रहे बदलाव ला सकता है। संघमित्रा जी, जैसे भी आपने अधिकारों की जानकारी की बात करी कि जानकारी होना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव बहुत ज़रूरी है आज के समय में। मैटरनिटी लीव का बढ़ावा दिया गया, पैतृक संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा मिलना कितनी बड़ी बात है, कितनी बारीकी से सोची ये चीज़। तो इसको लेकर हम किस तरीके से और जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि ये बात तो आपने सही कही कि ये जानकारियाँ होना ज़रूरी है, पर ये अधिकार जब तक हमारे सामने आएंगे, महिलाओं के सामने, हमारे देश की महिलाओं के सामने, जैसे कि शहरी परिवेश में जो महिलाएं हैं उनके पास तो है, पर ग्रामीण परिवेश वाली अभी भी थोड़ा सा खुद को पीछे पाती हैं। मौली जी, मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूँगी। जी जी। जैसे संगमित्रा जी तो बोलेंगी, पर मुझे लगता है जब हमने ग्रामीण परिवेश की बात करी या ग्रामीण महिलाओं की, तो मुझे लगता है कि संविधान हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो। तो मुझे लगता है कि जो स्कूली शिक्षा होती है उसी समय से मुझे लगता है कि स्कूलों में एक प्रावधान होना चाहिए कि इसको पढ़ाना जरूरी है। रमेश जी, आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे पाठ्यक्रम में आना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि संगमित्रा जी वरिष्ठ है तो वो इस पे अच्छा कुछ बात नहीं, सुलेखा जी ने सही बोला है कि संविधान पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, और पाठ्यक्रम में शामिल होगा तो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शुरू से ही उसकी जानकारी होगी, तो वो अपने परिवार में ये जानकारी दे सकता है, अपनी माँ है, बहन है, भाभी है, पत्नी है, सबको ये जानकारी दे सकता है। हमारे अभी का जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारी उद्देशिका की जानकारी है और संविधान की क्या क्या उसमें जो मौलिक अधिकार की बात हुई, जैसे आपने मताधिकार की बात करी, तो उनकी जानकारी है। पर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सूक्ष्मता से उसमें बिल्कुल ये आना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जैसे शिक्षा को एक वेपन बनाया। जी, शिक्षा को तो ग्रामीण क्षेत्र में मैडम जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठन है, एक उनका कर्तव्य बनता है कि हर घर जाके, सरकार भी हमें यही बोलती है कि आप हर घर जाके हर बच्चे को, हर महिला को, सभी को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। तो ये एक सामाजिक संगठन का कर्तव्य बनता है, क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया है। उनने कहा है जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो शेरनी का शेर बनेगा, ये बोला है बाबा साहब ने। वाह, बड़ी बात है। और बाबा साहब ने हमेशा ये संदेश दिया है कि भले ही आप रोटी मत खाओ, भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करो, क्योंकि शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमें शिक्षा हासिल होगी तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगी हमारी स्थिति ना आर्थिक ना सामाजिक ना किसी भी क्षेत्र में हम पिछड़े रहेंगे। और शिक्षा के साथ साथ जैसे एक बहुत संवेदनशील मुद्दा था पुनर्विवाह का, जो एक बहुत जरूरी बात थी, तो सामाजिक कुरीतियों के ऊपर, वही जैसे कि रवि जी से अभी बात हुई कि वो चलती हुए आ रही थी, पर संविधान की परिकल्पना के बाद उसे एक पूर्ण विराम मिला कि यहाँ से आगे नहीं होगा। बाल विवाह हो गया, हमारी पुनर्विवाह को एक वो करने के लिए, तो ये जितने तमाम उनके ऊपर किस तरीके से संविधान अभी मैडम पुनर्विवाह होने लगे हैं। मैं जस्ट मेरा एक मतलब परिचित का उदाहरण दे रही हूँ। अभी कोरोना में उसके मिस्टर खत्म हुए,
बच्चा 4-5 साल का था। तो वो लड़की अभी 1-2 साल तक तो बिल्कुल मतलब बहुत ही दुखी थी। फिर उसको मतलब जॉब मिला, वो स्विट्जरलैंड गई। फिर माँ बाप ने समझाया, और जो लड़का उसका पति खत्म उसी का दोस्त था, उसी ने उसको शादी के लिए मतलब, क्योंकि बच्चा भी है घर में आना जाना था, तो वो बच्चे को भी ज़्यादा वो नहीं होगा, तो वो लड़की अब तैयार हो गई शादी के लिए, और अभी उसकी 15 दिसंबर को शादी अरे है। वाह, कितनी बड़ी तो बात ये है। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया पुनर्विवाह का, तो इसीलिए आज वो लड़की पुनर्विवाह उसका हो रहा है। नहीं तो पहले विधवाओं को नहीं, पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। बिल्कुल, सती करते थे उन्हें, सती तो करते सतियों थे, का अभी सती वो प्रथा भी बंद हो गई हाँ है। जी। मतलब हर क्षेत्र में हमें आजादी मिली है। बिल्कुल। बस ये है कि हम महिलाओं को जो आजादी मिले वो छीन के लेना है, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से महिला आजाद नहीं हुई है। महिलाओं के साथ आज भी थोड़ा बहुत, चाहे घर में, परिवार में, समाज में, सभी जगह थोड़ा बहुत है, लेकिन ये हमें जागरूक होना है और हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना है। बिल्कुल। और जो अधिकार है उसे हमें छीन के लेना है। पर तभी मुझे हमें ऐसा मिलेगा। लगता है कि मिस यूज नहीं होना Miss- चाहिए। हाँ, मिस misuse यूज नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, ये तो हर चीज मिस में, हाँ। यूज नहीं होना जैसे चाहिए। वैसे संगमित्रा जी ने कहा कि महिलाओं को जो सती प्रथा होती थी या पुनः विवाह, तो मेरे साथ में मुझे ऐसा था कि रवीश जी हमारे बीच में बैठे, मुझे चाहूंगी कि मेरा ये सब अगला मेरा अगला हाँ, सवाल सही। यही था कि महिलाओं के पैनल में हमारे साथ एक पुरुष प्रतीक के रूप में आप यहाँ मौजूद हैं, एक पुरुष यहाँ पर प्रेजेंस है हमारे साथ। तो आप, जैसे हम देख रहे हैं कि हम भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों पर, उनकी जो एक समाज में एक जो जगह है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप अपने नजरिए से कैसे इन चीजों को देखते हैं, इन मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं? जी जी जी। तो जो बात आपने पुनर्विवाह की करी, तो जो रूढ़िवादिता हमारे यहाँ चली आ रही थी बरसों से, तो हमें उन दायरों से बाहर निकलना होगा और समाज को ये उदाहरण पेश करने होंगे कि पुनर्विवाह भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से महिलाएं पहले हुआ करती थी, उनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके लिए कोई भी सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा नहीं होती थी। आर्थिक मजबूती जी एक जी, आर्थिक प्रदान सुरक्षा करना। नहीं होती थी। आजकल तो महिलाएं खुद भी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, मगर कई ग्रामीण परिवेश में और आप जाइए रूरल एरियाओं में ऐसी दिक्कतें मुश्किल हैं, बहुत है। सारी दिक्कतें हैं। वहाँ पर लिंग भेद का भी जो एक जी, मुद्दा हाँ, है, लिंग भेद के ऊपर भी जैसे बाबा साहेब ने जो सोचा, उनके लिए समानता हर क्षेत्र में, हर जगह पर जरूरी थी, क्योंकि वो एक मानवीय नजरिए से संविधान को देखते थे। जी, जी, जी। तो लिंग भेद के ऊपर भी जी जैसे जी, हम, लिंग भेद पे अब आप देखिए कि कहीं भी इस पे काम नहीं हुआ जी, है। भारतीय संविधान के अलावा किसी भी जगह जाति के आधार पर तो काम हुआ है, रंग भेद के आधार पर कार्य हुआ है, मगर लिंग के आधार पर जो कार्य हुआ वो भारतीय संविधान में ही हुआ है। हमारे मौलिक अधिकार जी, में जी। भी एक ये बहुत जरूरी है की टर्म के रूप में उभर के आता है। जी, ये बहुत जरूरी पर है। मुझे बड़ा अच्छा लगा रवीश जी ने की बात कही कि पुनः विवाह होना, तो मुझे लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि पुरुष, जब कोई महिला का पति नहीं रहा है और कोई पुरुष की शादी नहीं हुई, तो उसको ये नहीं करना चाहिए कि भाई मैं नहीं कर सकता। मतलब वो इतना उसको होना चाहिए कि भाई वो महिला अच्छी है तो मैं उससे कर सकता हूँ। मतलब ये बड़ा अच्छा लगा कि पुरुष भी इस चीज़ को आज एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं भाई वो शादीशुदा थी तो ज़रूरी नहीं कि मैं उससे शादी करूँ, पर आज वो कर रहा है। ये बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ा इसमें संविधान का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। जैसे कि बिल्कुल, जैसे संघमित्रा जी ने अभी यहाँ पे चर्चा करी और रवि जी ने भी जो बोला कि हम संविधान, बाबा साहेब ने एक पुस्तक के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में उसे पेश किया, लेकिन उसके पीछे संवैधानिक मूल्य बहुत जरूरी है, जिस पे आज अब तमाम संस्थाएं हमारे देश भर में काम कर रही हैं कि संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि आप बोल रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाया, जी, जी, जी। तो वो किस सोच को एक आगे बढ़ावा देते हैं, किस तरीके से एक यात्रा को आगे बढ़ावा देते हैं। मजदूरों के बारे में जैसे उन्होंने बात करी, बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बात करी है। मुझे लगता है कि इस विषय पे सुधा जी कुछ बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। सुधा जी जिन्हें प्रस्तावना पढ़ने के बाद कुछ उन्होंने ना समाज के हर तबके को बराबर लाने की कोशिश की है। संविधान में उन्होंने कहा है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी है जो गरीब है, अशिक्षित है, शिक्षा जो होती है वो एक मौलिक अधिकार है। अगर शिक्षित नहीं है तो वो किसी को अच्छा परवरिश या समाज की अच्छी स्थापना नहीं कर सकता। तो शिक्षा मस्ट है, सबसे जरूरी है। तो शिक्षा को सस्ता और अगर आप फ्री करते हैं तो हर व्यक्ति तक वो पहुंचेगी। जब शिक्षा पहुंचेगी तो
व्यक्ति को जानकारी होगी अपने अधिकारों की, जागरूक बनेगा, उसमें जागरूक एक बनेगा निकल के, और बिल्कुल। संविधान यही सिखाता है। मतलब ऐसा नहीं है, शिक्षा आप जितना महंगी करते जाओगे व्यक्ति उससे उतना दूर होता जाएगा। बिल्कुल। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी बात है। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है जो कामकाज की जो जगह है, वर्क प्लेस को लेकर जो बातचीत की थी, जैसे हमने मैटरनिटी लीव की बात करी जी, थी, जी। तो कामकाज के ऊपर अगर हम कुछ एक अगर संक्षेप में बात करना चाहें कि हमारी जो काम की जगह है उसके ऊपर महिलाओं को किस तरीके से एक समानता मिली। मैं इसमें बताना चाहूँगी मैडम, महिलाओं को समानता भी मिली है और वहाँ एक सुरक्षा की भी मतलब वो निर्धारित किया है। जैसे जेंट्स लोग, पुरुष लोग, कोई भी मतलब महिलाओं को कुछ भी अभद्र भाषा में बात करते थे, कोई मतलब टांट मारते थे, कुछ भी करते थे, तो आज वो प्रावधान हो गया है कि अगर आप किसी को थोड़ा भी अगर कुछ गलत तरीके से बोलोगे तो उसके ऊपर भी सजा का प्रावधान है। हर ऑफिस में कमेटी बना दी गई है। अगर आपको किसी ने भी कुछ भी बोला गलत या गलत टांट मारा या किसी ने गलत निगाह से देखा तो आपके ऊपर कार्रवाई, वो महिला जाके अधिकारी को शिकायत करेगी और उसके ऊपर कार्रवाई महिलाओं को होगी। समान वेतन का अधिकार भी मिला हुआ है। समान वेतन का, पहले भी मैटरनिटी महिलाओं लीव और का पुरुषों के वेतन में अंतर अंतर हुआ करता था और आज महिला बराबरी से ऑफिस में कार्य कर रही है और मुझे लगता है पुरुषों से ज्यादा महिला अधिक मेहनत से कार्य कर रही है। बहुत खूब। तो ये बाबा साहब की बदौलत हो हाँ, पाया कि हो आज हम इस पाया है। मुकाम पर पहुंच पाए। और बाबा साहब क्या है, शांति प्रिय थे। उन्होंने हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं दिया, वो शांति से अपना काम किया। उनके ऊपर कितने भी अन्याय अत्याचार हुए लेकिन वो कभी क्रोधित नहीं हुए। वो हमेशा शांति से अपना हक की लड़ाई लड़ते गए। मतलब और समाज सुधारना हाँ, उनका जो और इसीलिए उन्होंने बुद्ध धम्म अपनाया और बुद्ध धम्म में करुणा मैत्री का संदेश है, शांति का संदेश है, अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और बाबा साहब ने इसीलिए अपने जीवन में बुद्ध धम्म उनका विजन बहुत बड़ा था, विजन बहुत बड़ा था। बहुत शांति प्रिय थे वो, कभी उन्होंने हिंसा एक, की। चूंकि वो एक बड़े लक्ष्य की तरफ काम जी, कर रहे थे, बिल्कुल। एक वो एक अपना उनका जो अस्तित्व है उससे बियॉन्ड जाकर देख पा रहे थे। संविधान लिखना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज़ बहुत बड़ा कार्य था, बहुत बड़ा। और उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत ध्यान दिया। उनका ये कहना है जो शिक्षित हुए और जो इतना वेतन कमा रहे तो उसका 1/4 भाग गरीब समाज के लिए दो आप, ताकि वो उनकी मदद शिक्षा के लिए हो सके। बड़ी बात। ये उन्होंने अपने समाज को संदेश दिया है कि जो भी आप कमाते हो उसका 1/4 भाग आप अपने गरीब समाज को दो। तो ये इस तरीके से सोच पाना, जैसा कि आपने कहा मैम, आपने कहा सुरेखा जी, की एक बड़ी शख्सियत से आता है, एक बड़ी साधना के बाद आता है, जिस तरीके से वो एक लगातार एक बातचीत में, एक संवाद में खुद के साथ रहे और अपने समाज के साथ रहे। जी। तो साथियों, ये थी संविधान, भारत के संविधान पर एक सार्थक चर्चा। और आइए अब सुनते हैं संविधान को ही समर्पित एक संविधान गीत। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है।
शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान आधार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान आधार है। जात धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। इसके रचयिता भीमराव का सपना कितना अच्छा है। इसके रचयिता भीमराव का सपना कितना अच्छा है। उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना ऊंचा ना नीचा है। उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना ऊंचा ना नीचा है। बड़ी शान से स्वाभिमान से बनते मंत्री प्रधान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने ही हम सबकी देखो दुनिया सवारी है। संविधान ने ही हम सबकी देखो दुनिया सवारी है। संविधान ही भारत देश की जीवन ज्योति प्राण है। भारत का संविधान 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 है। बड़ी सार्थक चर्चा का आप हिस्सा रहे रवीश जी, सुरेखा जी, सुधा जी और संगमित्रा जी। आप लोगों ने बहुत ज़रूरी बातें यहाँ पर करी। बहुत अलग अलग पक्षों पर भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, आपने विचार साझा किए, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो दर्शकगण जुड़े हैं, जो श्रोतागण जुड़े हैं, आपने इस कार्यक्रम को देखा, इसका हिस्सा बने, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।